अच्छा, ये ना नेस्टिंग इसके साथ एग्जिस्ट, इन, एनी, ऑल इतने ज़्यादा आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि लास्ट एग्जाम्पल जब आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि एक डिफरेंट चीज़ की हम लोगों ने, कि हमने बाहर वाले एक टेबल जो कि हमारा आउटर क्यूरी का पार्ट था उसको हमने अंदर कॉल किया। अच्छा, चूंकि ये पूरी एक क्यूरी है तो ये अंदर कॉल तो हो सकता है, मतलब ये अगर आपने कस्टमर टेबल के किसी भी एट्रीब्यूट को अंदर कॉल किया है तो इट इज़ एक्चुअली वैलिड और ये चल जाएगा। लेकिन ये हमने एक डिफरेंट चीज़ कर ली और इसकी वजह से अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंट फील किया हो, डिफरेंट इन अ सेंस के ये थोड़ा सा सिंटैक्स जो है वो डिफरेंट हो गया है, तो उसको देख लेते हैं। इसे बेसिकली कहते हैं कोरिलेटेड क्यूरी। कोरिलेटेड क्यूरी क्या होती है? कोरिलेटेड सब क्यूरी इज अ सब क्यूरी दैट यूज वैल्यू फ्रॉम द आउटर क्यूरी, कि वो आउटर क्यूरी से जो है वो वैल्यू को यूज़ करती है। आपके पास जो नेस्टिंग होती है ना वो बेसिकली बॉटम अप अप्रोच होती है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आप पहले अंदर वाली क्यूरी को चला लें, उसके बाद बाहर वाली क्यूरी में उस लिस्ट को या उन वैल्यूज़ को यूज़ कर लें। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे जो हमने कहा था कि लेट्स सपोज, ये वैसे मैंने कोई रैंडम 2 क्यूरीज उठाई हैं आप लोगों को समझाने के लिए। सेलेक्ट ESSN फ्रॉम वर्क्स ऑन वेयर P नंबर इज इक्वल टू सेलेक्ट P नंबर। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि इनर क्यूरी में पहले अंदर वाली क्यूरी ना चल जाती है, यानी ये इनर अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच जिसे कह सकते हैं, कि बॉटम वाली चीज़ पहले चल जाएगी और फिर उसके बाद आप अपर जो है ना वो क्यूरीज चलाते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, सारे P नंबर आ जाएंगे। लेट्स सपोज ये क्यूरी पहले चलेगी और ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 इस तरह से करके, जो भी आपके पास जो है ना वो आना हुआ ऐसे करके। और अब क्या होगा, बाहर वाली क्यूरी चलेगी और वो इन वाला पार्ट जो है ना इस सबको यूज़ कर लेगा। यहाँ पे लेस देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल जो था ना, लेस देन एनी, ग्रेटर देन ऑल, एनी, इन, एग्जिस्ट, कुछ भी आ सकता था। बस ये है कि ये वाली क्यूरी, ये अंदर वाली क्यूरी जो है वो बाहर वाली क्यूरी से इंडिपेंडेंट थी, यानी डिपेंड नहीं कर रही थी। तो पहले अंदर वाली क्यूरी चल गई, उसका कुछ रिजल्ट आ गया जो बाहर वाली क्यूरी ने इस्तेमाल कर लिया। अब आप आ जाएं इस क्यूरी की तरफ। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि आपने हर वैल्यू को, मतलब ये जैसे देखें कस्टमर डॉट आई डी इज इक्वल टू ऑर्डर डॉट CID, यानी कि आपने इस वाली क्यूरी के चलने के लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास उस वक़्त वाला कस्टमर जिसके लिए इस वक्त आप क्यूरी चला रहे हैं उसकी वैल्यू बताओ, यानी ये क्यूरी पहले नहीं चल सकती। ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच का क्या मतलब है कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, ये पहली रो में जाएगा, एक नेम लेगा कस्टमर से और फिर उसी नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग ID को अंदर वाली क्यूरी में वो चेक कर रहा है ऑर्डर डॉट CID से। सो बेसिकली पहले ये चलेगी, एक नया कस्टमर आएगा, उसका एक नया ID आएगा जो चेक होगा, फिर दोबारा एक नए कस्टमर के लिए उसके ID के साथ ऑर्डर डॉट CID चेक होगा। यानी इन दोनों चीज़ों ने एक साथ चलना है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच रहेगी कि ये सारी चीज़ एक साथ जो है ना वो जो है एग्जीक्यूट हुआ करेगी। यहाँ पे एग्जिस्ट आए, लेस देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल आए, लेस देन एनी, ग्रेटर देन एनी आए, इन आए, जो भी आए, ये अब क्यूरी जो है ना ये डिपेंडेंट है बाहर वाली क्यूरी से, ये इंडिपेंडेंट नहीं है कि इसे आप पहले चला लें। ये हर कस्टमर के लिए दोबारा चलेगी, क्योंकि हर दफ़ा जब आप एक नई रो पे जाएंगे तो दोबारा आप उसके ID को मैच करेंगे CID के साथ। ठीक है, तो इसे बेसिकली कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें आप कोरिलेटेड क्यूरी जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप इनर क्यूरी और कोरिलेटेड क्यूरीज को ना वो भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों रिप्लेसेबल होती हैं नॉर्मली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी वाली क्यूरी को इस्तेमाल करें। ये जो है ना वो दोनों क्यूरीज जो है ना, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि क्यूरीज लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कौन सा वाला तरीका बस इस्तेमाल करें। ठीक है, 2 एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम एक ही एग्जांपल को दोनों तरह से करेंगे, एक खाली नेस्टिंग से करेंगे और एक कोरिलेटेड नेस्टिंग से करेंगे। सो ये है शो द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हु इज़ वर्किंग ऑन एटलीस्ट 1 प्रोजेक्ट। उस एम्प्लॉय का नाम बताएं जो कि एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसे हम नेस्टिंग के थ्रू भी करते हैं और इसे हम कोरिलेटेड नेस्टिंग के थ्रू भी करते हैं।
नेस्टिंग के थ्रू क्या होगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि आपने डिटेल शो करनी है तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एसएसएन, उसका एसएसएन इन किस में, सेलेक्ट ईएसएसएन फ्रॉम वर्क्स ऑन। वर्क्स ऑन से क्या पता लगेगा कि वो काम कर रहा है किसी प्रोजेक्ट में। अच्छा, एक बंदा जो है ना वो एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकता है, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दूँगी। ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ईएसएसएन फ्रॉम वर्क्स ऑन। अब उसने क्या किया, पहले ये वाली क्यूरी चलेगी, वो सारे डिस्टिंक्ट ईएसएसएन जो होगा ना वर्क्स ऑन से लाके इधर रख देगा, मतलब जितने भी ईएसएसएन पड़े होंगे, और फिर वो हर एम्प्लॉय का देखेगा कि एसएसएन वर्क्स ऑन के ईएसएसएन से मिल रहा है। इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा कि वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तभी तो उसका वर्क्स ऑन में नाम आया, वरना वो सिर्फ एम्प्लॉय होता। अब चूंकि उसका दोनों में नाम है तो उसकी सारी डिटेल्स को आप शो कर दो। अब इसी क्यूरी को जो है ना वो हम को रिलेटेड क्यूरी और एग्जिस्ट के साथ लिखते हैं। यही क्यूरी होगी, एक ही रिजल्ट होगा, सिर्फ अप्रोच डिफरेंट है क्यूरी को लिखने की। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉय का सारा कुछ शो करना है। वेयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि अगर अंदर वाली क्यूरी कोई रिजल्ट दे रही है तो उस एम्प्लॉय का नाम देखें। आखिर में आपको नाम ना एम्प्लॉय का चाहिए, वर्क्स ऑन के टेबल से आपको कोई डिटेल नहीं चाहिए। इसलिए बेशक आपको सिर्फ यही पता लग जाए ना कि आपका डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्यूरी कोई रिजल्ट जनरेट कर रही है या नल जनरेट कर रही है, तो उससे भी काम चल सकता है। वेयर एग्जिस्ट, ठीक है। अब एग्जिस्ट में हम क्या चेक कर लेते हैं, हम एग्जिस्ट में ये चेक कर लेते हैं कि क्या कोई एसएसएन एग्जिस्ट करता है, या इन अदर वर्ड्स क्या कोई रो एग्जिस्ट करती है, किसके लिए। सेलेक्ट स्टैटिक, सॉरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किधर, वर्क्स ऑन। क्या वर्क्स ऑन में कोई रो, सॉरी, वर्क्स ऑन, क्या वर्क्स ऑन के टेबल में कोई रो एग्जिस्ट करती है। अब करती तो होंगी, अब उस पर आपको क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, क्या कोई ऐसी रो एग्जिस्ट करती है जिसका एसएसएन बराबर हो एम्प्लॉय के एसएसएन से, जिसके लिए जौन सी वाली रो पे इस वक्त हम हैं, यानी कि वेयर वर्क्स ऑन डॉट ESSN इज इक्वल टू व्हाट, उस एम्प्लॉय के जिसकी इस वक्त हम बात करें, यानी जॉन से एम्प्लॉय पे इस वक्त हम हैं, यानी कि एम्प्लॉय डॉट SSN। ठीक है, अब तो अगर उस एम्प्लॉय का जो SSN है वो वर्क्स ऑन के टेबल में ESSN में पड़ा होगा, तो इसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्यूरी कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करेगी, मतलब कोई ना कोई टपल्स जनरेट करेगी। इसका मतलब एग्जिस्ट वाली चीज़ क्या होगी, ट्रू होगी। इसका मतलब वो एम्प्लॉय वर्क्स ऑन के टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो अगर करता है आप उसकी वैल्यू शो कर देंगे। फिर आप आएंगे अगले एम्प्लॉय पे, उस एम्प्लॉय को आप दोबारा जाके चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि हर बार हर एम्प्लॉय के लिए एसएसएन चेंज होता रहेगा और आपकी ये वाली क्यूरी बार बार चलेगी। जैसे ये वाली क्यूरी थी, ये एक दफ़ा इनर क्यूरी चली थी, काम खत्म हो गया था। ये बार बार इसलिए चलेगी कि एम्प्लॉय की एक वैल्यू है, जैसे जैसे अगला टप्पल आएगा एम्प्लॉय का एसएसएन चेंज होता रहेगा और इस तरह से वह क्यूरी क्या होगी, आपके पास बार बार चलेगी। ये दोनों क्यूरीज एग्जैक्टली सेम है, ये इनके साथ सॉल्व हो गई है, ये एग्जिस्ट के साथ सॉल्व हो गई है। ये जो है वो आपके पास ये क्यूरी जो है ये आपके पास नेस्टिंग है खाली, ये जो है कोरिलेटेड नेस्टिंग है। ठीक हो गया, ये दोनों अप्रोचेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये एक आपके पास एक क्यूरी हो, शो एम्प्लॉय हु डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंट, यानी कि डिपेंडेंट जो हैं वो डिपेंडेंट के टेबल में नहीं होने चाहिए उस एम्प्लॉय के। तो पहले हम इसे सिर्फ नेस्टिंग से करके देख लेते हैं, फिर हम इसे कोरिलेटेड नेस्टिंग से करके देख लेते हैं। नेस्टिंग की मैं सीधी जो है ना वो इसलिए आपको क्यूरी दिखाती हूँ क्योंकि उसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वो ये आ गया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डेटा शो कर दें वेयर एसएसएन नॉट इन, यानी उसका कोई डिपेंडेंट नहीं है, यानी उसका नाम डिपेंडेंट के टेबल में नहीं होना चाहिए, यानी कि सेलेक्ट ESSN फ्रॉम डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट का टेबल में से हम क्या करेंगे, सारे ESSN ले आएंगे। अच्छा, चूंकि डिपेंडेंट भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं इस टेबल में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं, यानी कि एक बंदे के अगर एक से ज़्यादा रिश्तेदार भी हों तब भी उसका हमारे पास SSN एक ही आए।
अब ये है कि सबके नाम आ गए जिनके कोई डिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, और अब हमें वो एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनका कोई डिपेंडेंट एग्जिस्ट ना करता हो, तो नॉट इन क्या करेगा, उसको यूज़ कर लेगा। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्यूरी को जो है ना वो कोरिलेटेड क्यूरी की तरह भी लिख सकते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट तो इसका सेम ही होगा ना, तो इस वाले पार्ट को तो मैं ऐसे लेके जा रही हूँ। ठीक है जी, वेयर एग्जिस्ट्स, जहाँ पे एग्जिस्ट करती हो ये वाली चीज़, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं जाऊँगी आपके पास जी डिपेंडेंट के टेबल में, यानी कि सेलेक्ट, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, खाली ESSN भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, स्टैटिक भी लिख सकते हैं। बस ये है कि टपल आपके पास क्या आता है, आपके पास टपल्स आते हैं इस क्यूरी के कॉरेस्पॉन्डिंग या नहीं है, उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा हुआ है ना, इसलिए। फ्रॉम डिपेंडेंट वेयर कौन कौन से डिपेंडेंट शो कर दें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपेंडेंट लिखेंगे तब तो कुछ ना कुछ टपल्स आ ही जाएंगे। हमें कौन से चाहिए, हमने सिर्फ ये देखना है कि एम्प्लॉय के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डिपेंडेंट है या नहीं है। तो हम कहेंगे वेयर डिपेंडेंट में किस नाम से पड़ा हुआ है हमारे पास, डिपेंडेंट में हमारे पास ESSN के नाम से पड़ा हुआ है, डिपेंडेंट डॉट ESSN इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट SSN। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तब टपल शो करेगा जब जिस भी हम एम्प्लॉय पे इस वक्त होंगे टेबल में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई डिपेंडेंट एग्जिस्ट करता होगा तब ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हु डू नॉट हैव एनी डिपेंडेंट, यानी कि उनके नाम शो करें जिनके डिपेंडेंट नहीं हैं। यानी कि आपके पास जब कोई भी टपल ना आए तब आपने ट्रू करना है इस कंडीशन को। तो कोई भी टपल अगर आ जाएगा तब ये ट्रू कंडीशन होगी, क्योंकि आपने खाली एग्जिस्ट लगाया है। तो आपको इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, ताकि ये सिर्फ तब चले जब कोई भी टपल आपके पास ना आए। नहीं आएगा तो एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और नॉट एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जब ये ट्रू हो जाएगा तो आप उस जो है ना वो एम्प्लॉय को शो कर देंगे। अब फिर वही वाली बात है कि आप हर एम्प्लॉय को लेंगे और हर एम्प्लॉय के साथ दोबारा से ही क्यूरी चलेगी कि डिपेंडेंट का ESSN चेक करेगा एम्प्लॉय का डॉट SSN के साथ, और वो एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्ट के हिसाब से देखेगा कि उस बंदे का नाम शो करना है या नहीं करना। फिर अगला एम्प्लॉय लेंगे और फिर उस अगले एम्प्लॉय को जाके वो दोबारा चेक करेगा। सो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास कोरिलेटेड क्यूरी है और ये आपके पास नेस्टिंग के थ्रू सिर्फ हुआ है। यानी कि ये सिर्फ ये क्या है, बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि आपने अंदर वाली क्यूरी चला ली, उसका एक रिजल्ट आ गया, फिर आप ऊपर वाली क्यूरी चला सकते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच है, हर दफ़ा आपको हर नए एम्प्लॉय को लेके दोबारा से चेक करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या है कि हर बार एम्प्लॉय का SSN चेंज होगा हर रो के लिए, हर रिकॉर्ड के लिए, और आपको दोबारा से इसको चेक करना पड़ेगा। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोरिलेटेड क्यूरी एंड नेस्टेड क्यूरी। दो एग्जाम्पल्स हमने करके भी देख ली, खाली नेस्टिंग के साथ और कोरिलेशन वाली नेस्टिंग के साथ। आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। बाकी आप लोग जब लैब में करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा।